तो पिछले एपिसोड में सिंगजुन को एहसास हो गया था कि डलाउ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल के लोग किसी भी वक्त इन पर अटैक करना शुरू कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसने अपने अलग अलग लोगों को अलग अलग काम की जिम्मेदारी दे दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगजुन अपनी आर्मी के साथ एक और पैलेस के सामने आता है, क्योंकि वहाँ का किंग अभी भी इनके सामने सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं था, जिसकी वजह से सिंगजुन उसे खत्म करने के लिए यहाँ पर आया होता है। अब इनको यहाँ पर देखते ही वो किंग अटैक करने की कोशिश करता है, जिसके बाद सिंगजुन और उसकी आर्मी इन सभी को मार देती है। इसके बाद अगले सीन में हम कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का कह रहा होता है कि सिंगजुन को यहाँ पर आए केवल 35 दिन ही हो रहे हैं, लेकिन उसने केवल इतने दिनों में ही 18 डायनेस्टीज के पूरे रेबेलियन को खत्म कर दिया है, और इसकी वजह से अब 18 डायनेस्टीज के हर एक स्टेट में पूरी तरह से शांति आ चुकी है। जिस बात से वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तब उसकी यह बात सुनकर उसके पास में बैठा हुआ दूसरा लड़का कहता है कि क्या तुम्हें पता है, जब सिंगजुन ने एंशिएंट रॉक इंपीरियल सिटी में अपना पैर रखा था, तब गुयान किंग ने अपने 1 लाख सैनिकों के साथ उस पर अटैक करने का कोशिश किया था, लेकिन किसी को भी सिंगजुन के असली ताकत के बारे में पता नहीं था। जिसके बाद सिंगजुन ने केवल अपने एक अटैक में ही गुयान किंग को मार दिया, और इसे देख वहाँ के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे। लेकिन फिर इस पर दूसरा लड़का कहने लगता है कि यह तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिंगजुन जब यूनियन डायनेस्टी में एंटर किया था, तब उसके दौरान आसमान से वहाँ पर एक ग्रीन कलर की फ्लेम गिरी थी, जिसके आग में जलकर यूनियन पैलेस पूरी तरह से तबाह हो गया। तभी इन सब की यह बात सुनकर इनके साथ वाली लड़की कहने लगती है कि पवेलियन मास्टर सिंगजुन ने केवल 10,000 इंपीरियल आर्मी को तैयार किया था, जबकि उसी समय फानूजी ने 1,80,000 इंपीरियल आर्मी को तैयार किया था, और अब यह सब कुछ सिंगजुन के हाथ में आ चुका है, जिसकी वजह से आने वाले समय में वांजियान पवेलियन का नाम चारों दिशाओं में फैल जाएगा। लेकिन तभी इसकी यह बात सुनकर दूसरे टेबल पर बैठा हुआ एक लड़का कहने लगता है कि पवेलियन मास्टर सिंगजुन का काम तो सच में तारीफ के काबिल है, लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी इस बारे में खुशी मनाने का समय नहीं आया है, क्योंकि इस वक्त 18 डायनेस्टीज के बॉर्डर पर की सिचुएशन सही नहीं है। अब उसकी यह बात सुनकर ये सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, और वो उस लड़के से पूछने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तब इस पर वो लड़का कहने लगता है कि जब पवेलियन मास्टर यहाँ पर आए थे, तभी से यहाँ के बॉर्डर की सिचुएशन पूरी तरह से खतरे में है। इसके बाद वो इनसे बताने लगता है कि सिंगजुन ने वुजिंग और लिन टियानचोंग जैसे बहुत से पावरफुल आदमी को भेजा है, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में यानसिंग पास को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि केवल ऐसा करने के बाद ही सिंगजुन 18 डायनेस्टीज के पूरे अव्यवस्था को शांत करा सकता था। और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने सभी धोखेबाजों और रेबेलियन को भी मार दिया, ताकि ऐसा करके वो 18 एंशिएंट सिटीज और 18 डायनेस्टीज को एक में कर सके। अब इस लड़के के इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं। जिसके बाद वो लड़का इनसे कहने लगता है कि सिंगजुन अभी बहुत ही यंग है, लेकिन इसी के साथ वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी है, जिसकी वजह से उसने 18 डायनेस्टीज में चल रहे पूरे अव्यवस्था को खत्म कर दिया, और इसी के साथ उसने अपनी ताकत को भी बढ़ा लिया है। लेकिन इतना ज्यादा गौरव और धन होने के बाद भी उसने इसे कभी एंजॉय करने के बारे में नहीं सोचा। जिस बात से पता चलता है कि ऐसा पवेलियन मास्टर पूरे 36 स्टेट के लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि किसी ने भी आज तक ऐसी सोच वाला पवेलियन मास्टर नहीं देखा था। लेकिन तभी इसी वक्त हम चूहू को देखते हैं, जो कि अपने एक बर्ड के ऊपर उड़ते हुए सिटी गेट के पास में आता है, और उसकी कंडीशन को देख ऐसा लग रहा था कि वह जख्मी है। अब इसको यहाँ पर देखते ही गेट के सिक्योरिटी गार्ड इस पर गुस्सा हो जाते हैं, जिसके बाद फिर इनको पता चलता है कि यह तो एल्डर चूहू है। लेकिन इस वक्त चूहू सबसे पहले पवेलियन मास्टर सिंगजुन से मिलना चाहता है, और इसलिए वो इनसे पूछने लगता है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। तभी इसी वक्त यहाँ इंपीरियल आर्मी के दोनों चीफ भी आ जाते हैं, और वो चूहू से पूछने लगते हैं कि आखिर क्या बात है। तब चूहू इनको बताता है कि डलाउ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल ने हमला कर दिया। जिस बात को सुनकर वे दोनों चीफ भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त सिंगजुन भी यहाँ पर आ जाता है, और वो सबसे पहले अपने पावर का यूज करके चूहू के जख्मों को हील करता है। अब होश में आते ही चूहू सिंगजुन से कहता है कि बॉर्डर पर कुछ हुआ है, जिसके बाद सिंगजुन चूहू से इसके बारे में पूरे डिटेल में बताने के लिए कहता है। तब चूहू इसे बताने लगता है कि हमने रातों रात पूरे किलेबंदी को सेटअप कर दिया था, लेकिन हमने उम्मीद नहीं किया था कि डलाउ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल के लोग इतने जल्दी अटैक करना शुरू कर देंगे, इसलिए रात को हुए अचानक अटैक में हम कुछ भी नहीं कर
पाए और इसकी वजह से हमारे बहुत से लोग भी मारे गए हैं, क्योंकि उनके पास में हजारों या लाखों की नहीं बल्कि 3.6 मिलियन वाली एक बड़ी आर्मी थी। इसलिए उन्होंने हमारे किलेबंदी को बहुत ही आसानी से टुकड़े टुकड़े में कर दिया और इसकी वजह से हम अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। अब इसके बारे में जानकर सिंगजुन कहने लगता है कि जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। जिसके बाद चूहू कहता है कि हमारे दुश्मन जितने ज्यादा स्पीड से हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, इस बात से मुझे लगता है कि उन लोगों ने अब यानसियांग सिटी के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया होगा। इसके बाद अगले सीन में हम यानसिंग सिटी के गेट का सीन देखते हैं, जहां पर इस वक्त टियानचोंग, वुजिंग और एल्डर मो के साथ में पहरा दे रहा था और तभी अचानक से इनको अपने सामने से एक बहुत बड़ी आर्मी आती हुई नजर आती है, जो कि असल में डालाउ गोल्डन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल की एक बड़ी आर्मी थी। अब यह सब देखते ही टियानचोंग समझ जाता है कि अब यहाँ की सिचुएशन पूरी तरह से बिगड़ने वाली है, जिस पर वुजिंग कहने लगता है कि डालाउ गोल्डन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल ने रातों रात अटैक करके पूरा मामला खराब कर दिया और अब उसे समझ में आ गया था कि डालाउ गोल्डन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल के लोग डायरेक्टली यानसिंग सिटी में अटैक करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वुजिंग अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि दुश्मन के पास में 3.6 मिलियन वाली एक बहुत बड़ी सेना है, जबकि इनके पास में केवल 1 लाख सैनिकों वाली एक छोटी सेना है। इसलिए अगर उन्होंने इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, उसके बाद वुजिंग और उसकी आर्मी उनको 15 मिनट तक भी नहीं रोक पाएगी। अब अपने सामने ऐसे सिचुएशन को देख एल्डर मो भी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और फिर इनसे कहते हैं कि दुश्मन के अटैक को रोकने के लिए हमें उनके स्पिरिट को उसी वक्त खत्म करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि डालाउ गोल्डन सेक्ट और सेंसियाओ हॉल की आर्मी अभी भी रुक नहीं रही थी और वो यानसिंग सिटी के गेट की तरफ लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। जिसके बाद टियानचोंग सबसे पहले अकेले इनका सामना करने का डिसाइड करता है, जबकि वो वुजिंग और एल्डर मो को यहीं पर रुकने के लिए कहता है। अब इतनी बात कहने के बाद टियानचोंग दुश्मन की सेना को रोकने के लिए तुरंत उसके सामने आ जाता है और सबसे पहले इनको वार्निंग देता है कि तुम सभी वांजियान पवेलियन के खिलाफ जाना बंद कर दो, नहीं तो तुम सभी यहीं पर मारे जाओगे। इसके बाद टियानचोंग अपने खतरनाक लाइटनिंग पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब यह देखते ही दुश्मन की सेना अपने शील्ड का यूज करके एक स्पिरिचुअल वॉल बना देती है, जिसकी वजह से काफी कोशिश के बाद भी टियानचोंग इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है और इस तरह से ये लोग खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेते हैं। अब इस बात से टियानचोंग भी परेशान हो गया था और इसके बाद वो फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसके कुछ कर पाने के पहले ही दुश्मन की सेना अपने स्वॉर्ड का यूज करना शुरू कर देती है और इसकी मदद से वो टियानचोंग को जख्मी करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद टियानचोंग भी इनके इन हजारों अटैक से खुद को बचाता है और इसी के साथ अब उसे समझ में आ गया था कि सेंसियाओ हॉल और डालाउ गोल्डन सेक्ट पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वे अपने शील्ड का यूज करके इसके हर अटैक से खुद को बचाने लगे थे, जिसकी वजह से टियानचोंग को समझ में आ गया था कि इस वक्त वह उनका कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अब इसके अलावा दुश्मन की सेना तो अपने स्वॉर्ड को रिलीज करके अटैक करने की भी कोशिश कर रही थी, इसलिए टियानचोंग इतना ज्यादा ताकतवर होने के बाद भी उनका कुछ नहीं कर पा रहा था और इसके बाद वो सबसे पहले खुद को बचाने के लिए इनसे थोड़ा दूरी पर जाता है और फिर अचानक से इनके ऊपर अपने लाइटनिंग पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग इस बार उसके अटैक को नहीं रोक पाते और इस तरह से टियानचोंग दुश्मन की सेना के कुछ लोगों को मार डालता है, लेकिन अभी भी दुश्मन की सेना बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। इसके बाद टियानचोंग कहने लगता है कि वो अभी उनसे बहुत ज्यादा दूरी पर है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसका ऑफेंसिव काम ना करे, इसलिए अगर कहीं ऐसा हो गया तो यहाँ की सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाएगी। लेकिन तभी इसी वक्त अचानक से पीछे से कोई आवाज लगाता है कि तुम तो इस वक्त यहाँ पर अकेले हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी सेंसियाओ हॉल का कोई एल्डर होता है, जो टियानचोंग से कहता है कि दूसरों को संभालने के लिए मेरे पास भी टाइम है। अब उसकी यह बात सुनकर टियानचोंग गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एल्डर इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। इसके बाद वो एल्डर टियानचोंग से कहने लगता है कि मैंने सुना था कि तुम सच में गर्म दिमाग के आदमी हो और इसे तो आज मैंने अपने आंखों से देख लिया। और तभी इसी वक्त यहाँ पर एक और एल्डर भी आ जाता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर टियानचोंग की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई थी और इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा
लाइक जरूर करना।